नमस्कार देवियों सज्जनों। जो एक एग्जाम हुआ था साइंस का 21 मार्च 2025 को, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि कई बच्चों के नंबर बढ़ रहे हैं, कईयों के घट रहे हैं। जैसे कि उनको एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितने नंबर आएंगे कितने नहीं, उसका हम आज पता लगाएंगे कि कितने नंबर आएंगे, एग्जैक्ट आपको पता चल जाए। जैसे कि आपको पता है कल आपके एग्जाम लास्ट संस्कृत का है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, तो आप आराम से बैठकर ये मिलान कर लीजिएगा। जैसे कि इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ था, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है। ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था। इसमें जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उनकी वृद्धि के लिए सीधा पूछा होता है, उसमें पीयूष ग्रंथि होती है, परंतु इसमें जो उपापचय का नियमन करती है ये थायराइड ग्रंथि करती है। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि कौन से जीव में पुनरुद्भव द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है, तो कौन सा है, प्लेनेरिया। तीसरा क्वेश्चन था, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, इससे है उत्सर्जन से। चौथा क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो कौन सा होगा, साइटोकाइनिन। पांचवा था, एक संकर संक्रमण का पीढ़ी का जीन प्रारूप अनुपात होता है 1:2:1। और निम्न में से कौन सौर ऊर्जा का संचयन करके उसे कुछ विषमपोषी के लिए उपलब्ध कराता है, तो उसमें कौन सा होता है, उत्पादक होता है। सातवां क्वेश्चन था, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r में बॉक्स दूरी में संबंध क्या होता है, तो जो वक्रता त्रिज्या होती है वो बॉक्स दूरी की 2 गुनी होती है, इसमें ऑप्शन हो जाता है आपका सेट। और श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के पश्चात इसके अवयव वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। प्रकाश को जो सबसे कम झुकता है वो कौन सा है, लाल रंग का प्रकाश है। दिए गए परिपथ चित्र में बिंदु P एवं Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना था, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसमें इन दोनों का हो गया, जैसे कि श्रेणी क्रम में ये दोनों, तो मान लीजिए आप इसको R1 मान लें, इसके बाद R1 और ये R2, ये दोनों, ये भी 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का है, और R3 जो ऊपर वाला है ये 4 ओम का है। तो इसमें इन दोनों को, ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो इसका R का मान आ गया R1 प्लस R2, तो ये कितने हो गए, R का मान आ गया 4। मतलब ये जो आगे का परिपथ चित्र बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये भी 4 ओम का और ये भी 4 ओम का, और अब चित्र लगेगा पार्श्व क्रम का 1/r3 वाला, तो इसको मान लिया R1 मान ले, R2 मान ले, 1/r1 प्लस 1/r2, तो इसका मान हो गया 1/4 प्लस 1/4। तो 4 का लेस आ गया 4 और 1 के कितने हो गए, 2। तो R3 का मान हो गया, R3 का मान हो गया 4/2, और टोटल R3 का मान हो गया 2 से 4/2, तो इसका उत्तर होगा 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक, तो सबसे विद्युत का अच्छा चालक कौन है, चांदी। दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा किसको संकेत करता है, तो अंगूठा होता है वो विद्युत धारा की दिशा बताता है, उंगली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चित्र अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक पर आरोपित बल की दिशा, तो इसमें जो धारा है वो ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर लग रहा है, तो इसमें जो उत्तर आएगा आपका कागज के भीतर के तले अंदर की ओर जाते हुए, ये उंगलियां हैं आपके चुंबकीय क्षेत्र को बताएंगी, ये धारा की दिशा बताएंगी, और इस प्रकार आप इसमें लगा के ये देखेंगे तो जो अंगूठा है वो अंगूठा किसको बता रहा है, अंदर की ओर बता रहा है, तो कागज के भीतर की ओर जाते हुए बता रहा है। जिंक और तनुशुल्फरी कमल के मध्य अभिक्रिया से उत्पन्न गैस तो कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। एक उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। अभिक्रिया है 2BbO + CbO + CO2, इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें जो 3 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन है, देखिए कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो इसमें डी ऑप्शन सी हो जाएगा। फास्फोरस परमाणु के M कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, M कोष होता है पहला जो कोष होता है K L और M M, तो K में होते हैं 2, L में होते हैं 8 और M में हो गया आपके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये 15 नंबर पे आता है।
आगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त जो एकल बॉन्ड वाले होते हैं, तो इसमें सूत्र होता है CnH2n+2 वाला। तो इसमें जो CnH2n+2 वाला जो सूत्र फॉलो कर रहा है वो होता है C2H6। मीथेन में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या, तो मीथेन में जो सहसंयोजक आबंध होते हैं वो कितने होते हैं? 4। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी, तो हार्मोन की क्रिया को पुनर्भरण क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित करती है। शाखा में आहार श्रृंखला से बना जाल आहार जाल कहलाता है। सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं, क्योंकि वो तांबा क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है और उसका प्रतिरोध भी कम होता है। विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने पर क्या होती है? बढ़ती है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर बने यौगिक का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। सोने और लोहे में से अधिकतम धातु कौन सी है? तो कौन है? सोना। सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं, क्योंकि दोबारा रिपीट हो गया क्या? चलो एक बार पढ़ लीजिए। अब तीसरा जो अतिलोक धरात्मक प्रश्न था वो 1 नंबर का, उसमें देखिए श्वसन को परिभाषित कीजिए। श्वसन क्या है? श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण करते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका उपयोग विभिन्न जैविक क्रियाओं में होता है। अगला प्रश्न था मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना और पेन से उठाने का नियंत्रण करता है? तो कौन होगा? अनुमस्तिष्क। उभयलिंगी पुष्प का कोई एक उदाहरण बताना था, जैसे आपने अगर सरसों लिखा है, आपने अगर गुलाब लिखा है, तो वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। मेंडल के प्रयोग में मटर के स्पेल फूल का जो विपर्यासी लक्षण था वो कौन सा था? स्पेल फूल का था बैंगनी। किसी वाहन के पश्च दृश्य के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो वाहन की साइड में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती, और उसमें लेंस उपयोग में लेते हैं अवतल लेंस। परिपथ में विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से करते हैं? तो कौन सा यंत्र होता है? वोल्टमीटर। किसी विद्युत धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को दर्शाना था, तो इसके लिए ये डायग्राम है आपका। अगर ये डायग्राम है तो आपका उत्तर सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था उपरोक्त अभिक्रिया है जो उसमें X का नाम बताना था। तो कैल्शियम ऑक्साइड है जो जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, प्लस उष्मा निकलती है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा है उसका 1 नंबर पक्का हो गया है। अब बीकर का सबसे सरल प्रश्न था, अगर किसी ने बीकर देखा है तो बीकर का डायग्राम बना दिया, जैसे कि बीकर का ये चित्र बनाना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र लिखना था। तो जो प्रकार्यात्मक समूह है उसका सूत्र आपको इस प्रकार लिखना था। अगर ये लिखा है तो आपका 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। इस परीक्षण का विश्लेषण करके एक विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन में कौन से गुण को सिद्ध किया है? तो इसमें अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या करता है? आयनित होकर आयन देते हैं। अगर आयन देंगे तो विद्युत का क्या करेगा? चालन करेगा। जैसे कि HCl है, HCl टूटेगा H+ और Cl नेगेटिव। अब आपका खंड व्यय, खंड व्यय में लघुगुणात्मक प्रश्न होते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं। वायवीय और अवायवीय सेक्शन में आता पूछा था, और ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 2014 में भी पूछा गया। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा सामने, वायवीय अवायवीय सेक्शन किसे कहते हैं, और इसमें साथ में ये भी पूछा गया था विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज के विघटन को समझाना। अब की बार ये इतना पूछा है वायवीय तथा अवायवीय सेक्शन किसे कहते हैं या अंतर। तो इसमें देखिए वायवीय सेक्शन जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अधिकांश जगहों इस प्रकार से ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो अवायवीय सेक्शन यदि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे अवायवीय सेक्शन कहते हैं। यह प्रकरण किण्वन के समय जिसमें होता है, यहाँ पाइरुवेट HNO और CO2 में परिवर्तित होता है। कभी-कभी जब हमारे पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो पाइरुवेट लैक्टिक अम्ल में भी परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था पादप में प्रकाशानुवर्तन गतियों को बताना था। जो प्रकाश को देखिए, जो प्रकाश की ओर गति होती है वो बताना था। तो जैसे देखिए प्रकाश की तरफ या
प्रकाश की दूर गति होती है। जो प्रकाश की तरफ गति होती है इसे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं। जो प्रकाश से दूर मतलब जड़ों की गति है वो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है। तो पादप के द्वारा प्रकाश स्रोत की दिशा की ओर या दूर गति करना क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन। ये धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। प्रकाश स्रोत की दिशा की ओर गति करना पर वो अगर बाहर की गति प्रकाश की क्या कहलाती है? धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। जो प्रकाश स्रोत की दिशा में दूर गति करना जैसे कि जड़ की गति है वो गुरुत्व के अधीन पृथ्वी की ओर अंदर की ओर जो गति होती है वो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है। यदि किसी पादप को गमले में लगाकर इसे किसी अंधेरे कमरे में रख दें तो जिसमें प्रकाश किसी खिड़की या दरवाजे के भीतर की ओर से भीतर आता हो तो कुछ दिन के बाद पर स्वयं उसी दिशा में मुड़ जाता है जिस तरफ से प्रकाश कमरे में प्रवेश करता है। ये आपको डायग्राम बनाना था। ये पादप की दिशा में प्रकाश की दिशा में पादप की अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था मानव में नर तंत्र में पाए जाने वाले दो अंगों के कार्य संबंध थे। तो उसमें जैसे मानव नर तंत्र में प्राथमिक जननांग क्या होती है? वृषण। जबकि सहायक जननांगों में वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिनियां, शिश्न, प्रोस्टेट ग्रंथि और कौपर ग्रंथियां शामिल है। वृषण का कार्य दो के पूछे गए थे आपको, मैंने तो ये सारे नाम लिख दिए। जैसे कि वृषण का किसी ने समझाया तो वृषण शुक्राणु का निर्माण करता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करता है। वृषण कोश क्या करते हैं? वृषण कोश के तापमान को नियंत्रित रखना। जो वृषण होते हैं उनका तापमान क्या करता है? शरीर के तापमान से 1 या 2 डिग्री कम रखता है। शिश्न यह नर का बाह्य जननांग है जो मूत्र मार्ग से होकर वीर्य को मादा जननांग में पहुंचाता है। इनमें से जो दो का वर्णन करना था, दो का बताना था आपको, दिखा रही दो का किसी ने किया तो वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में लिंग निदान का आरेख चित्र बनाना। तो मानव में लिंग निदान का जो आरेख चित्र बुक में दिया हुआ है आपके, ये है नर और मादा। इसमें x का x से होगा तो मादा होगी और y का x से होगा तो नर होगा। इसमें 50% चांस लड़की होने का 50% होते हैं लड़की के। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपवर्तना किसे कहते हैं? इसका उत्तर भी लिखना है। तो अपवर्तना के लिए देखिए आप, यदि माध्यम एक निर्वातीय वायु है तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। माध्यम का क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और इसका सूत्र था Nm बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। और माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक में कहलाता है। ये इसे निरपेक्ष भी बोलते हैं और सीधा अपवर्तनांक नाम भी बोल देते हैं। n बराबर c बटे b लिखना था, इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, c बटे b है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो देखिए आप बुक में दिया हुआ स्पष्ट, वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का सहित दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर की कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा क्या है? लगभग 1.8 गुनी। तथा जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग या छोटी तरंग दैर्ध्य को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो प्रकीर्णन नहीं हो पाता। इतना ही लिखना था हमें, तो ये तो आगे की बात होगी। अब घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है? फ्यूज का क्या था? देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो पूर्व परीक्षा थी, वार्षिक परीक्षा थी, उसमें 2013 में पूछा गया। तो फ्यूज का क्या काम है? विद्युत फ्यूज परिपथ और साधनों की सुरक्षा करता है। जैसे कि हाई वोल्टेज की लाइट आएगी तो फ्यूज उड़ जाएगी। जैसे आपके सारी तरफ जो भी उपकरण लगा रखे हैं वो खराब नहीं होंगे, चलेंगे नहीं। किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक रूप से उच्च मान की विद्युत धारा को उनमें से प्रवाहित न होने देकर फ्यूज किसी ऐसी धातु या मिश्र धातु के तार का ऐसा टुकड़ा होता है जिसका गलनांक कम और प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोधकता कम होती है जब परिपथ में निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज के तार के तापमान में वृद्धि होती है और वह पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। इससे परिपथ तथा सारी क्षतिग्रस्त होने से बच जाते हैं। अब लेड नाइट्रेट के तापमान से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित करना था। तो जो चित्र था ये है लेड नाइट्रेट का। ये जो 2024 का एग्जाम था उसमें आपको जो रिक्स्थान होते हैं उसमें ये पूछा गया था जो भूरे रंग की गैस निकलती है वो कौन सी होती है। और अब की बार ये डायग्राम पूछ लिया गया। अगर ये डायग्राम बनाया तो आपका ये नंबर पक्के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2 Na+ Zn Na2 Zn O2 x का नाम बता।
एक्स का नाम क्या होगा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस होगी, इसमें यहाँ पे 2 नंबर है, उसका नाम का सूत्र दोनों लिखेंगे, सूत्र सही हो गया, नाम हो गया। यदि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है, जो कॉपर की वस्तुएं जो कॉपर के पात्र होते हैं वो नम CO2 में पड़े रहते हैं, इस तरह क्या प्रभाव पड़ेगा, उस तरह पे क्या है एक हरे रंग की परत चल जाएगी, इस तरह पर वायुमंडलीय CO2 की वजह से क्या हो जाएगी कॉपर कार्बोनेट की परत चल जाएगी CuCO3। अब ऋतुस्राव या रजोधर्म होने का कारण समझाइए, इसकी अवधि लिखिए। तो इसका कारण क्या है, एक तो है अंडाणु का निषेचन न होना, हर महीने अंडा से एक अंडाणु को छोड़ता है जिसे निषेचन के लिए तैयार किया जाता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय के आंतरिक परत में निषेचित अंडाणु को प्राप्त करने के लिए मोटी स्पंजी हो गई थी, टूटने लगती है और रक्तस्राव के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकल जाती है। हार्मोनल परिवर्तन भी होते हैं, मासिक चक्र को नियंत्रित करने वाले हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में बदलाव होते हैं, गर्भाशय के आंतरिक परत के विकास और पुष्टि को प्रभावित करते हैं। गर्भाशय की आंतरिक परत का जब निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की आंतरिक परत जिसे कि एंडोमेट्रियम कहा जाता है टूटने लगती है और तब उत्तक और अन्य तरल पदार्थ के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकल जाती है। अंडाशय का कार्य, अंडाशय हर महीने एक अंडाणु छोड़ता है तो निषेचन के लिए तैयार होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो अंडाशय का कार्य रुक जाता है और गर्भाशय की आंतरिक परत टूटने लगती है। इनमें से जो भी आपने एक दो कारण लिखे हैं तो आपके नंबर आ जाएंगे। और उसका औसत जीवन का वो पूछा था, औसत अवधि पूछी थी, उसकी लगभग औसत 28 दिन का होता है, कईयों में 26 दिन का होता है, 27 का भी होता है, कई 30 का भी होता है, पर तो अगर औसत माने तो आपको ये जो ऋतुस्राव का टाइम है वो 28 दिन का है। इसके अर्थों में पूछा गया प्रश्न था गर्भ निरोधक विधियां अपनाने के कारणों को समझाना है और कोई एक गर्भ निरोधक विधि का नाम लिखना है। तो गर्भ निरोधक विधियां जो अपनाई जाती है वो अनचाहे गर्भधारण से बचाव के लिए भी की जाती है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित भी करने के लिए भी की जाती है, यौन संचार के रोगों से सुरक्षा के लिए भी की जाती है, महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए भी की जाती है, तो बच्चों के लिए बेहतर भविष्य, बच्चों को बेहतर भविष्य मतलब परिवार नियोजन से माता पिता अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, अन्य सेवाएं सुविधाएं प्रदान कर सकता है। असुरक्षित गर्भपात से बचाव के लिए भी होती है, माता और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए भी होती है और परिवार के आकार की योजना बनाने के लिए भी होती है। और इसमें जो गर्भ निरोधक युक्तियां हैं आपको तो एक पूछा गया था, इसमें जैसे रासायनिक विभाजन है, कंडोम है, पोवर्टी है, नसबंदी है, ट्यूबेक्टोमी है, इसमें से एक लिखा है तो आपका नंबर हो जाएगा। 2 नंबर का पहला पार्ट था, 1 नंबर का पहला पार्ट था। वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन बनने की क्रिया को समीकरण द्वारा किया जाता था। तो ये ओजोन का निर्माण किस प्रकार है? सर्वप्रथम ऑक्सीजन का सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु अपघटित होते हैं और ऐसे विकसित परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ओजोन बनाते हैं। जैसे कि O2 पराबैंगनी किरण मिलेगी जैसे तो O+ O में टूटेगा और फिर एक ऑक्सीजन के साथ यह क्रिया करके O3 बनाएगा। ये समीकरण लिखते हैं आप लिखने के आप इसके तो हमें प्रश्न पूछा गया था वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में गिरावट का एक मुख्य कारक किस रसायन को माना जाता है, इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए? तो मुख्य कारक जो CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे मानव संश्लेषित रसायनों का इसका मुख्य कारक माना गया। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर मतलब जो शीतलन होते हैं जैसे कि एसी वगैरह और अग्निशमन के लिए किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर सीमित रखा जाए। अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां CFC रेफ्रिजरेटर बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ओम का नियम लिखना, प्रतिरोध को परिभाषित करके इसके ऐसे मात्रक को लिखना था और नाइक्रोम तार के लिए अनुपातक पता रखना ग्राम खींचना। ये पिछले साल में पूछा गया था, एक करके 3 नंबर का था। तो जैसे कि 1827 में भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन बोम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा I तार के सिरों के बीच समस्या पता लगाया। एक विद्युत परिपथ धातु के तार के दो सिरों के बीच विद्युत उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती है। आपको इतना ही लिखना था, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती है, परंतु तार का ताप क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं। 20 समानुपाती I तो 20 इसका आ गया V/, I तो V का मान क्या आ गया? IR।
और यहाँ एक नेता ने जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं, किसी चालक का ये गुण कि वह अपने में से प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक हो गया ओम। इसे ग्रीक भाषा के शब्द ओम से निरूपित करते हैं। ओम के नियम के अनुसार आर बराबर क्या होता है, v बटे आई। यदि किसी चालक के दोनों से बीच में मात्रक 1 वोल्ट है और उस बीच इतना लिख देंगे आप सही माना जाएगा। अगर आपने लिखा है तो दिक्कत नहीं है। यदि किसी चालक के दोनों से बीच में मात्रक 1 वोल्ट है और उससे 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ये आपको डायग्राम बनाना है, उसमें नाइक्रोम लिखा है, इसमें निक्रोम है, बुक में बात देखिए। ये अगर डायग्राम बने तो आप एक मिनट मिल जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ऐसे मतलब क्या होता है, वो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है। किसी प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा किन कारकों पर निर्भर करती है, ओम के नियम के अध्ययन के लिए चित्र में बनाना था। जिसका होगा क्वेश्चन है, हाँ अथवा कहीं 16 नंबर का। तो देखिए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए स्रोत, सेल या बैटरी या अन्य जोड़े को अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। खर्च हुए स्रोत की ऊर्जा का कुछ भाग उपयोगी कार्य करने जैसे कि पंखे को घुमाने के लिए उपयोग या प्रयुक्त होती है, शेष भाग ऊष्मा के रूप में उत्पन्न करने में खर्च हो जाती है, जो सामग्रियों के ताप में बढ़ सकती है। जैसे कि पंखे में निरंतर चलने पर वह क्या हो जाता है, गर्म। जैसे पंखा चलता है गर्म हो जाता है। परिभाषा कैसी है इसकी, ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें स्रोत या बैटरी के साथ विद्युत प्रतिरोध जुड़ा हो, अर्थात बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का समूह ही संयोजित हो, तो बैटरी या स्रोत की संपूर्ण ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षमित हो जाती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अगर बैटरी से सिर्फ प्रतिरोध जुड़े हो तो पूरी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकल जाएगी, जैसे कि विद्युत हीटर हो गया, विद्युत गीजर हो गया, विद्युत स्त्री जैसे प्रेस। विद्युत प्रतिरोध में तापीय प्रभाव से उत्पन्न ऊष्मा, ये अगर आपने बनाया है तो कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं बनाया तो भी काम चल जाएगा। आपको ऐसे सूत्र लिखना था, H बराबर I स्क्वायर RT। माना एक विद्युत प्रतिरोध ये जो है आपका x y वो R है, जिसका प्रतिरोध R है, इसके प्रवाहित धारा I मान ली जाए, इसमें विभवांतर V मान लिए, तो Q बराबर क्या होता है IT। और इस आवेश को तार से एक सिरे से दूसरी सिरे तक प्रवाहित करते हैं, तो कार्य क्या होगा, W बराबर V into Q। और यहाँ पर Q का मान क्या है IT, तो W बराबर क्या हो गया VIT। अगर किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाले सोर्स में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की प्रतिरोधक के प्रतिरोध और समय पर निर्भर करती है, जिसे जूल के नियम के द्वारा दर्शाया गया है, H बराबर I स्क्वायर RT। ये स्पीकर के विद्युत धारा प्रतिरोध और समय की परिभाषा लिखी है। जैसे कि विद्युत धारा ऊष्मा की मात्रा धारा के वर्ग की क्या होती है, समानुपाती, अर्थात धारा जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। प्रतिरोध ऊष्मा की मात्रा प्रतिरोध की क्या होती है, समानुपाती, अर्थात प्रतिरोध जितना अधिक होगा उतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। समय ऊष्मा की मात्रा समय की क्या होती है, समानुपाती होती है, अर्थात जितना अधिक समय तक धारा प्रवाहित होगी उतनी अधिक है ऊष्मा उत्पन्न होगी। ये आपका डायग्राम था। ओम के नियम के अध्ययन के लिए विद्युत परिपथ। अब क्लोज क्षार प्रक्रिया को समझाइए, इसमें निहित रासायनिक समीकरण लिखिए। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने के लिए यह वियोजित हो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोज क्षार प्रक्रिया। ये 2022 में भी पूछा गया, 2017 में भी पूछा गया। ये इसका जो डायग्राम था वो यहाँ संतृप्त नमकीन चल जा रहा है, यह खत्म हुआ, नमकीन पानी जा रहा है, जिसमें से नमक कम हो गया। ये एनोड है, ये कैथोड है, और ये यहाँ से गैस निकल रहा है। जो एनोड है उस पर क्लोरीन गैस जमा होगी और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस जमा होगी। इस प्रक्रिया का समीकरण है 2NaCl प्लस 2H2 क्या बनेगा, 2Na सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम क्लोराइड से विद्युत प्रवाहित की जाती है, जिससे एनोड पे क्लोरीन गैस, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन इसके कैथोड के पास बनता है। बेकिंग सोडा पर ऊष्मा के प्रभाव को समझिए, इसमें निहित रासायनिक समीकरण है। बेकिंग सोडा
तो बेकिंग सोडा पर ऊष्मा के प्रभाव को समझाने के लिए ये जो समीकरण है आपकी 2NaHCO3 जैसे गर्म करेंगे तो ये NaCO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस है CO2 में टूटेगा। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट पानी और CO2 में टूट जाता है, जो एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसका उपयोग खाना पकाने में भी किया जाता है। मतलब जैसे आपने समीकरण लिखी है उसको वैसे वैसे लिखना है और आपके 3 नंबर आ जाएंगे जैसे अगर लिखा आपने। नेक्स्ट सेक्शन डी में अमीबा में पोषण विधि को समझाना था। तो इसमें देखिए आप अमीबा कोशिकीय स्तर से अंगुली जैसी अस्थायी प्रवर्तक की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्तक भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा सम्मिलित होकर खाद्य रेखिका बनाते हैं। खाद्य रेखिका के अंदर जटिल पदार्थों को पवित्र सरल पदार्थ किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में मिश्रित हो जाते हैं। पचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका के स्तर की ओर गति करता है और शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो इतना लिखा है आपने तो आपका 1 नंबर आ गया। अब अगला से द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम, ये सॉरी पहले इसका दूसरी डायग्राम, हाँ क्वेश्चन भी ये डायग्राम है आपका अमीबा वाला। अमीबा में पोषण ये इसका केंद्र पे खाद्य कण किसी खाद्य कण इसको आवास होता है तो ये पदार्थ ऊपर विकसित कर लेता है और खाद्य रेखिका का निर्माण करके खाद्य कण अंदर जाता है। अब अगला से द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम कौन सा है? ट्रिप्सिन। और क्षुद्रांत्र में पाए जाने वाले दीर्घ का कार्य स्पष्ट करें। दीर्घ का क्या है? तो क्षुद्रांत्र के आंतरिक रास्ता पर नहीं मिले तो जैसे प्रवर्त होते हैं, जैसे क्या कहते हैं दीर्घ, ये अवशोषण का स्थायी क्षेत्र पर बढ़ाने का काम क्या है इसका? स्थायी क्षेत्र पर बढ़ाने का। दीर्घ में रुधिर वाहिकाओं की गोताएं होती है जो भोजन को अवशोषित कर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। एक अभी हो गए जो गोताएं जो भोजन का अवशोषण योग्य भाग उसको अवशोषित करते हैं और रक्त में प्रवाहित करते हैं। इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने नए ऊतकों के निर्माण और पुनर्वितरण रक्त में होता है। पैरामीटर में पोषण की विधि को समझाना था। तो देखिए इसी के जो सामने वाला बुक में पेज है उसी पे जैसे प्रश्न उठाते हैं तो अथवा में जो क्वेश्चन होते हैं जो इस पेज से उठा लिए या 3 क्वेश्चन तो उसी के सामने वाले पेज से 3 क्वेश्चन उठाते हैं। मैंने एक बार देखा है ये कि जो इस साइड में से ऊपर वाला जो अथवा का प्रश्न है उसमें से इस साइड से जो क्वेश्चन उठाए तो जो इसके अथवा में दिया हुआ है सेम टू सेम अगले पेज से उसी पे से उठाएंगे। जैसे कि पैरामीशियन भी एक कोशिकीय जीव है जिसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षाघात की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिकाओं की पूरी सतह को ढके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था मानव में जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम। तो जठर ग्रंथि आमाशय की बात करें, आमाशय में कौन सा होता है? तो पेप्सिन एंजाइम होता है। बाल की क्षुद्रांत्र की लंबाई क्यों कम होती है? कारण क्या है? तो ये देखिए आपको आगे दिया हुआ घास खाने वाले शाकाहारियों का शरीर बचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत्र की आवश्यकता होती है जबकि मांस का पाचन सरल है अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत्र क्या होती है? छोटी। ये पूछा गया मांस का पाचन करने के लिए क्षुद्रांत्र छोटी क्योंकि इसका जो पाचन होता है वो क्या होता है? सरल होता है। किसी बिंब को 16 सेंटीमीटर औसत दूरी की औसत दर्पण से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब मिले? तो बिंब दूरी दी गई है u। और बिंब की दूरी होती है चाहे वो दर्पण हो चाहे लेंस हो समतल हो दूरी क्या होती है? -24 सेंटीमीटर। और औसत दूरी है इसमें कितनी है? 16 सेंटीमीटर क्योंकि कौन सा दर्पण अवतल दर्पण की बात कर रहा है। तो अवतल दर्पण में जो औसत दूरी होती है वो माइनस में होती है और इसमें प्रतिबिंब दूरी पूछी गई है आपसे v। तो इसका दर्पण सूत्र लगेगा 1/v + 1/u का 1/। अब हमें v ज्ञात करना है 1/v को यहाँ रखो 1/u को यहाँ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो अब का मान रखेंगे तो अब का मान है -16 और -1/u। u का मान कितना है? -24। तो रखेंगे 1/16 + 1/24 का लेस लेंगे, लेस से कितना आएगा? 48 आएगा। मतलब यहाँ पे 48 करना है तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 से नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे, सेम गुणा होता है। इसको 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा होगा। तो माइनस ये जो नीचे का माइनस का निशान था ऊपर चला जाएगा, ऊपर लगाओ नीचे वो बाकी के रखिए। इसमें माइनस के 3 हो गए प्लस के 2 हो गए
और बटे में 48 और 48 का लेस है, एक सेम 48 हो गया, कॉमन लिया जाता है और -3 से +2 बटे में तो कितना बचेगा -1, तो इसका उत्तर आएगा -1/48। ये तो 1/v का है, जैसे v का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 48 ऊपर चला जाएगा और इसमें क्या आएगा माइनस का, क्योंकि जो अवतल दर्पण होते हैं उसमें प्रतिबिंब जो बढ़ता है वो बिंब की ओर ही बढ़ता है, मतलब इस साइड ही बढ़ता है, और इस साइड की जो दर्पण से इस साइड की दूरी होती है वो माइनस में दी जाती है, इस साइड की प्लस में। अगर माइनस आ रहा है तो मतलब हमारा उत्तर सही आया और दर्पण के बाईं ओर बढ़ रहा है। पर देखो दर्पण के सामने 48 सेंटीमीटर को दूर पर रखना होगा, प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब उल्टा है और क्या है आवृत्ति बड़ा है, क्योंकि वो 24 सेंटीमीटर दूरी पर रहा था, ये 48 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। बिंब 24 सेंटीमीटर पर रखा है तो प्रतिबिंब हमारा 48 सेंटीमीटर पर बन रहा है, लाजमी है बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था अवतल दर्पण के सामने किसी उसके ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य स्थित बिंब के प्रतिबिंब का किरणारे बनाना था। तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच कहीं अगर रखा हो, तो अगर ध्रुव P और फोकस बिंदु के मध्य रखेंगे तो ये एक तो किरण यहाँ से टकराने के बाद सीधी वक्रता त्रिज्या से जाएगी और ये यहाँ से फिर रेखा काटेगी यहाँ से पर और यहाँ से निकल जाएगी। इसमें आपको कोणों को परावर्तन कोण दोनों बराबर हो, इनको डैश डैश करके पीछे मिलाएंगे तो ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा और क्या बनेगा सीधा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा बड़ा है अवतल दर्पण की, अच्छा ये तो हो गया दो नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था अथवा में एक डॉक्टर 2 डायमीटर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की उस दूरी पर प्रकृति ज्ञात करें। तो सूत्र होता है लेंस की क्षमता का P बराबर 1/f और f का होता है 1/p। अगर क्षमता की हुई तो फोकस दूरी निकालनी है तो f बराबर 1/p। p बराबर p का मान कितना दिया +2 दिया हुआ है डायमीटर, तो f बराबर 1/2, 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.50 मीटर होगा, और जो प्लस में पावर होती है तो लेंस की माइनस में होती है वो अवतल लेंस होती है। हमें इसी का पूछा तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब का किनारे बना ली जब बिंब f1 तथा 2 के मध्य स्थित है, तो इसका ये डायग्राम है f1 और 2 के बीच अगर प्रतिबिंब बिंब है तो उसका प्रतिबिंब 2 और 2 से परे बनेगा, दूर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा। अब निषेध की संरचना देखते हुए साबुन और मार्जिन की सफाई क्रिया का विश्लेषण करना है। ये तो विषय निर्माण का डायग्राम आ गया। अधिकांश मैल तेली होते हैं और आप जानते हैं कि तेल में पानी में घुलनशील और साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोनिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल से जल की कार्बनिक श्रृंखला तेल के पास प्रतिक्रिया करती है, इस प्रकार साबुन के अणु विशेष रचना का निर्माण करते हैं जहां अणु का सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है, इससे पानी में इमल्शन बढ़ता है। इस प्रकार साबुन का विषय मेल को पानी को बाहर निकालने में मदद करता है, हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का इसका अपमार्जन की सफाई क्रिया का विश्लेषण करना था। अपमार्जन साबुन का हो गया। अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ घुलनशील पदार्थ नहीं बनाते, इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। सामान्यतः मार्जकों का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है। इसका अथवा में जो किसी का निहित रासायनिक समीकरण देके एथेनोइक अम्ल की निम्नलिखित क्रियाओं का विश्लेषण करना। एक तो एस्टेट में बताना था आपको एक क्षण के साथ। एस्टेट मुख्य रूप से अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल युक्त की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है एस्टर। ये एथेनोइक अम्ल है, एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा एस्टर। सामान्यतः एस्टर की गंध मृदु होती है, इसका उपयोग इत्र बनाने स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों के रूप में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है एस्टर पुनः एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है।
इसी उपयोग समीकरण हमें यहाँ तक लिखना था। इसका उपयोग तीसरे बनाने को स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट था इसका क्षार प्रसार। क्षार प्रसार खनिज अम्ल की भांति एंजाइम अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार से निकले लवण मतलब सोडियम एथेनॉइड या सोडियम एसीटेट एथर बनाने वाले प्लस CH3COOH क्या बनाएगा CH3COOH करने के लिए H2O बनाएगा। आपका हमारा ये तो का सॉल्यूशन होगा पूरा। इतना अगर आपने किया है तो आपके पूरे से पूरे नंबर आएंगे। आशा करता हूँ सभी विषयों से अच्छे नंबर आए, अच्छे अंकों से पास हो। धन्यवाद।